नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। आज हम इंडियन पॉलिटी की क्लास के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जानेंगे, जिसे हम राइट टू फ्रीडम भी कहते हैं। दरअसल हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में किया गया है, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मिलते हैं। और इन्हीं में से आज हम आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम के बारे में जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम समझेंगे आर्टिकल 19 को। आर्टिकल 19 जो है हमें संविधान में दो तरीके से देखने को मिलता है। आर्टिकल 19 किस प्रकार से है, तो देखिए आर्टिकल 19 फर्स्ट और आर्टिकल 19 टू। आर्टिकल 19 फर्स्ट में सभी नागरिकों को 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं। वहीं आर्टिकल 19 2 में क्या कहा गया है कि हमने जो 19 फर्स्ट के अंतर्गत आपको 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं, उन पर कुछ आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब वो प्रतिबंध के आधार क्या होंगे उसे हम आगे वीडियो में समझ लेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सभी नागरिकों को जो 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पर पहला है 19 फर्स्ट में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका सिंपल सा मतलब ये है बोलने का अधिकार। दूसरा है शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के सम्मेलन करना, संगम या संघ या कोई सहकारी समिति इसको बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है नागरिकों को। साथ ही भारत के राज्य क्षेत्र में अगर कहीं भी घूमना फिरना है तो उस चीज़ की आपको आज़ादी यहाँ पर प्रदान की गई है। भारत के राज्य क्षेत्र में आपको कहीं बसना है, कहीं आपको घर बनाना है, या स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रहना है, आप रह सकते हैं, इसका अधिकार प्रदान किया गया है। आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई व्यवसाय अपना सकते हैं, कोई पेशा अपना सकते हैं। इन सभी का जो अधिकार प्रदान किया गया है आर्टिकल 19 फर्स्ट के अंतर्गत प्रदान किया गया है। अब हम इनको थोड़ा जो प्रमुख हैं उनको डिटेल से जान लेते हैं, जैसे कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर वाक का मतलब है बोलना। सिंपल सा मतलब ये हो गया। 19 फर्स्ट में एक है बोलने का अधिकार, ठीक है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आपको प्रेस की स्वतंत्रता, जैसे हम मीडिया कहते हैं, जैसे कि आपने न्यूज़ सुने होंगे, तो न्यूज़ में जो बोला जाता है एक तरह से स्वतंत्र मीडिया होती है। मीडिया को लोकतंत्र का फोर्थ पिलर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसको स्वतंत्र रखा जाता है लोकतंत्र में, और वो सरकार की नीतियों की अगर कोई गलत नीति है तो उसकी आलोचनाएं भी करती है। तो यहाँ पर जो आलोचना करने का अधिकार है वो भी किससे प्रदान किया गया है? 19 फर्स्ट के अंतर्गत। प्रेस जो स्वतंत्र रूप से अपनी बातें रखती है उसको भी 19 फर्स्ट के अंतर्गत प्रदान किया गया है। यहाँ पर फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, शांति का अधिकार, ठीक है, यहाँ प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, किंतु यहाँ पर हड़ताल का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। कई सारी किताब लिखी जाती हैं, फिल्म बनाई जाती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा बहुत सारे लोग स्टेटस लगाते हैं, कोई अपनी बातों को शेयर करता है, कोई सरकार की आलोचनाएँ करता है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो ये सब क्या करते हैं? अपनी बातों को ही तो कहते हैं। अब जब अपनी बात कह रहे हैं, खुद को अभिव्यक्त कर रहे हैं लोगों के सामने, तो हम क्या कर रहे हैं? वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अपने अधिकार को, जो कि आर्टिकल 19 फर्स्ट में प्रदान किया गया है, दरअसल हम उसी का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बोलने का अधिकार तो प्रदान किया गया है, साथ ही यहाँ पर न बोलने का अधिकार अर्थात चुप रहने का अधिकार भी यहाँ पर प्रदान किया गया है आर्टिकल 19 फर्स्ट के अंतर्गत। अगला जो हमने यहाँ पर लिया है वो है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ सिंपल सा मतलब ये है कि आप मतलब देश के प्रत्येक नागरिक देश के किसी भी हिस्से में अबाध रूप से घूम सकते हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इन पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। प्रतिबंध के आधार क्या होंगे? आम लोगों के हित में, अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के लिए। अब देखिए, अनुसूचित जनजातियाँ जो होती हैं उनकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, उनका विशेष खान पान होता है, विशेष पहनावा होता है, विशेष बोलचाल भाषा होती है, और उनकी विशेष पारिवारिक संरचना होती है, ठीक है, उनका विशेष व्यवहार होता है। इन सभी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए वहाँ पर आम नागरिकों का प्रतिबंध बंद कर दिया जाता है। मतलब उनके एरियाज़ में आम नागरिकों को बैन लगा दिया जाता है जाने से। साथ ही यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी वेश्यावृत्ति में लगे हुए व्यक्ति, साथ ही एड्स पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर, घूमने फिरने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो हमने प्रतिबंध को समझ लिया।
कि किन आधारों पर लगाया जा सकता है। साथ ही यहाँ पर जो घूमने फिरने की आपको जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है आर्टिकल 19 में, तो वो है आपके देश के आंतरिक भागों में। अब आप देश से बाहर कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो आप आर्टिकल 21 का यूज़ करेंगे, और देश के आंतरिक भागों में जो घूमने की स्वतंत्रता है वो हमें आर्टिकल 19 से मिलती है। अगला हम समझते हैं व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ कहा गया है सभी नागरिकों को कि सभी नागरिक जो हैं कोई अपना व्यवसाय चुन सकते हैं, किसी भी पेशे को अपना सकते हैं, कोई भी कारोबार खोल सकते हैं, राज्य उस पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। लेकिन कुछ अनैतिक कृत्य जैसे कि महिलाओं, बच्चों, इन सभी का दुरुपयोग या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे कारोबार लोग करते हैं, गलत कार्य करते हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर बहुत कड़े प्रतिबंध हैं और सख्त कानून बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो व्यवसाय, पेशा, कारोबार करने का जो अधिकार प्रदान किया गया है, राज्य सार्वजनिक हित में इस पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। सार्वजनिक हित में प्रतिबंध लगा सकता है, कैसे लगा सकता है? तो देखिए, ऐसा कोई व्यवसाय या पेशा जिसके लिए पेशेगत या तकनीकी योग्यता की आवश्यकता होती है, राज्य लागू कर सकता है कि आपके पास अगर ये योग्यता है तभी आप ऐसा कारोबार कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को डॉक्टर बनना है और लोगों का इलाज करना है, तो डॉक्टर बनने के लिए उसके पास एक योग्यता होनी चाहिए कि लोगों का वो इलाज कर सके। इसके लिए उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, MBBS वगैरह डिग्री लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या किया गया है, एक तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है कि हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता। हर कोई चाहे कि मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा, नहीं बन सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ योग्यताएं हासिल करनी पड़ेंगी। दूसरी तरह का प्रतिबंध क्या है कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यापार है, उस पर राज्य अपना पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अपने अधिकार में रख सकता है। कई सारे ऐसे इंडस्ट्री होते हैं जो कि सरकार उसमें किसी प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं उनको नहीं आने देती, सरकार खुद ही उसका प्रोडक्शन वगैरह करती है। तो हमने देख लिया कि भारत में व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता है, लेकिन उस पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। अगला जो हमारा है अनुच्छेद 19(2). अनुच्छेद 19 फर्स्ट, जब हम अनुच्छेद 19 पढ़ रहे थे तब मैंने आपको दोनों बताए थे, 19 फर्स्ट एवं 19(2). तो 19(2) में कहा था कि जो अनुच्छेद 19 फर्स्ट के तहत आपको जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उन पर कुछ आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब प्रतिबंध के वो आधार क्या हैं? वो आधार ये हैं। पहला है भारत की एकता एवं संप्रभुता। अगर आपके उन अधिकारों से भारत की एकता को खतरा होता है, संप्रभुता को खतरा होता है, तो आपके उन अधिकारों को प्रतिबंधित या फिर सीमित किया जा सकता है। राज्य की सुरक्षा के संबंध में, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता, ठीक है, न्यायालय की अवमानना, किसी अपराध में संलिप्तता आदि के आधार पर राज्य क्या कर सकता है, इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। अब मान लीजिए राज्य की नैतिकता के कैसे करेगा? मान लीजिए आपने कुछ ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट कर दी किसी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, तो क्या करेगा वो, उसको बैन कर दिया जाएगा, आपकी पोस्ट को हटा दिया जाएगा, या फिर आप पर कई सारे केस भी लगाए जा सकते हैं। आपने मान लीजिए कि ऐसे बयान दिए जिससे कि हिंसा भड़क गई, कई सारे लोग मारे गए, तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप कहोगे मैंने तो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यूज़ किया था। नहीं, आपने समाज की नैतिकता के खिलाफ, शांति व्यवस्था के खिलाफ आपने कुछ ऐसे बयान दिए जिससे कि हिंसा भड़क गई। तो यहाँ पर क्या किया गया, उसके अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ये आधार हैं कुछ जिनके आधार पर अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19(1) में जो 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं उन पर। अगला जो हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 यहाँ पर भारतीय नागरिकों को 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दिए गए हैं, 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। वो क्या है कि व्यक्ति को पूर्वव्यापी या भूतलक्षी कानून, एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ से संरक्षण प्रदान किया गया है। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा कानून है जो कि अपराध होने के बाद बनाया जाए, किंतु उसे पिछली दिनांक से लागू किया जाए। ऐसे कानून से यहाँ पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को संरक्षण दिया जाता है। साथ ही यहाँ दोहरे दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक पुलिस वाला है और उसके द्वारा एक मर्डर हो जाता है। अब मर्डर हो जाने के बाद उसको न्यायालय में ले जाया जाता है, जहां वो दोषी पाया जाता है। उसके बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। तो मतलब उसको मर्डर करने की सज़ा एक तो कोर्ट ने दे दी, दूसरी तरफ हुआ क्या कि जो पुलिस प्रशासन है उसने उस पुलिस वाले को सस्पेंड भी कर दिया। तो यहाँ क्या हुआ, एक तो कोर्ट ने सज़ा दी, एक पुलिस ने सज़ा दी, तो यहाँ 2 सज़ाएँ मिल गई। अब जो प्रशासन ने सज़ा दी है, पुलिस प्रशासन ने, इसको
दोहरे दंड में शामिल नहीं किया जाएगा, ये कहा गया है यहाँ पर। साथ ही तीसरा जो स्वतंत्रता है, तीसरा जो अधिकार है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि तुमने मर्डर किया है, इस बात को आप कबूल लीजिए, ज़बरदस्ती आपसे नहीं करवाई जाएगी। अगर करवाई भी जाती है तो कोर्ट उसको नहीं मानेगा जब तक उसके पास जो सबूत होते हैं, मौजूदा सबूत होंगे, कुछ पुख्ता सबूत नहीं होंगे, गवाह नहीं होंगे, कोर्ट ऐसा नहीं मानेगा। अगला है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब आपसे पूछा जीवन के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 21 में आता है आपका जीवन का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहाँ कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण मतलब लाइफ या फिर दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर देखनी है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है। इसका मतलब ये है कि संसद की सर्वोच्चता यहाँ पर स्थापित करती है। कैसे कि संसद जो भी कानून बना देगी, मान लीजिए संसद कोई भी कानून बनाती है, उस पर न्यायपालिका सवाल नहीं उठाएगी, इसे हम कहेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति की लाइफ या उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है, दैहिक स्वतंत्रता है, उससे उसको वंचित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? संसद विधि बनाकर उसकी लाइफ से उसको वंचित कर सकती है। ये जो प्रक्रिया है ब्रिटिश प्रणाली द्वारा विकसित की गई थी, इसलिए जीवन, और यहाँ पर क्या है कि जीवन का अधिकार जो है पुलिस या कार्यपालिका के विरुद्ध है, संसद के विरुद्ध नहीं, क्योंकि संसद को अधिकार है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से कि वो कोई भी कानून बनाकर आपकी लाइफ को छीन सकती है। एक ही गोपालनवाद आता है इसी अनुच्छेद 21 को लेकर 1951 में। यहाँ पर भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का समर्थन किया जाता है और कहा जाता है कि कार्यपालिका की केवल स्वेच्छाचारी या मनमानी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है आर्टिकल 21, न कि विधायिका की प्रक्रिया के विरुद्ध। मतलब यहाँ पर संसद की सर्वोच्चता ही स्थापित की गई है एक ही गोपालनवाद में। और साथ ही यहाँ पर कहा गया है कि न्यायालय उसी व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा कर सकती है जिसे पुलिस कार्यपालिका ने बिना किसी कानून के अंतर्गत मनमाने तरीके से हिरासत में ले लिया है, उसी के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। अगर संसद कोई कानून बना देती है और उसके जीवन के अधिकार का हनन होता है तो यहाँ पर न्यायालय जो है उसके जीवन के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन एक मामला आता है 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद। इसमें क्या हुआ कि एक गोपालनवाद के जो फैसले को पलट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर कहा गया कि अनुच्छेद 21 में जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है उसमें अनुच्छेद 19 के भी सभी अधिकार शामिल हैं, अर्थात अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साथ ही यहाँ पर कहा गया कि जीवन के अधिकार का मतलब पशु की भांति जीवन जीना नहीं बल्कि गरिमा में जीवन जीना है। साथ ही कहा गया कि संविधान में जो अधिकारों का उल्लेख है उन अधिकारों में भी कई सारे अधिकार शामिल हैं, इसलिए यहाँ पर जो संविधान में शब्द लिखे गए हैं उन शब्दों से भी ज़्यादा संविधान की भावना का महत्व है। तो यहाँ पर संविधान की भावना को महत्व दिया गया और विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसको बदल दिया गया विधि की उचित प्रक्रिया में, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब विधि की उचित प्रक्रिया क्या है इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ विधि की उचित प्रक्रिया में क्या है कि संसद द्वारा विधि में उल्लिखित प्रक्रिया मनमानी, स्वेच्छाचारी, युक्त नहीं हो सकती। सिंपल सा मतलब ये है कि संसद जो है कोई भी कानून मनमाने तरीके से अपनी इच्छा से नहीं बना सकता। साथ ही संसद जो कानून बनाएगा उसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए और संसद मनमानी या तार्किक विधि का निर्माण नहीं कर सकती। इसके बाद होता क्या है कि मेनका गांधी वाद के बाद जीवन के अधिकार का विस्तार हुआ, इसमें कई सारे अधिकार और जोड़े गए और वर्तमान में इसमें कई सारे अधिकार शामिल किए गए हैं जिन्हें हम देखते हैं। देखिए, एक है गरिमा में जीवन जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। इस पर काफ़ी चर्चा रहती हैं और ये सवालों में उसमें प्रश्न में भी आता रहता है, ये इम्पोर्टेंट है। राइट टू प्राइवेसी किस में आता है? आर्टिकल 21 में। भोजन का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, आर्टिकल 21।
विदेश यात्रा का अधिकार, मैंने आर्टिकल 19 में बताया था ना आपको कि आर्टिकल 19 जो है आंतरिक भागों में संचरण की आज़ादी देता है। वहीं अगर आप आंतरिक भारत के बाहर जाना चाहते हैं, विदेशों में जाना चाहते हैं, तो आर्टिकल 21 के तहत आपको जो जीवन का अधिकार प्रदान किया गया है उसके तहत जाते हैं। सूचना का अधिकार और हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, बिजली का अधिकार, आश्रय का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, सुनवाई का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 क इसमें दिया गया है। तो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 क 86वां संविधान संशोधन सन 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसमें राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, ऐसी बात कही गई है। किसमें? अनुच्छेद 21 क में। इस संशोधन से पहले क्या था कि बच्चों के लिए अनिवार्य और जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था वो संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको वहाँ से हटाकर कहाँ रख दिया गया? मूल अधिकारों के खंड में। 2009 में शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम पारित किया गया। अब है अनुच्छेद 22। यहाँ कहा गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। तो इसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। तो किसी भी व्यक्ति की जो गिरफ्तारी है वो दो प्रकार से हो सकती है। एक होती है दंडात्मक निरोध और निवारक निरोध, एक है पनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब पहले इसे समझ लेते हैं। दंडात्मक निरोध क्या है कि मान लीजिए आपने कोई अपराध कर दिया और अपराध करने के बाद आपको कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट ले जाने के बाद आप पे अपराध सिद्ध हो जाता है और आपको जेल भेज दिया जाता है, तो इसे हम कहेंगे दंडात्मक निरोध। तो इसमें क्या होगा कि जब अपराध होगा उसके बाद जब गिरफ्तारी होगी तो गिरफ्तार करने जो भी पुलिस वाले आएंगे उससे आप कारण पूछ सकते हैं कि आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, तो गिरफ्तारी के कारण पूछने के अधिकार हैं। साथ ही अपनी पसंद का वकील चुनने और अपना बचाव करने का भी अधिकार यहाँ पर दिया गया है दंडात्मक निरोध के अंतर्गत। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार भी यहाँ पर दिया गया है, जिसमें यात्रा समय मिला लिया गया और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक उसको गिरफ्तार करके नहीं रखा जा सकता। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। लेकिन ये जो मामले हैं यहाँ पर विदेशी व्यक्ति या निवारक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए नहीं है। दूसरी तरफ निवारक निरोध क्या कहता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसे कहते हैं, यहाँ पर होती है संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। आपने कोई भी अपराध नहीं किया लेकिन पुलिस को या कार्यपालिका को संदेह है कि आप ऐसा आप ऐसा अपराध कर सकते हैं, उसे संदेह है, उसे शक है, तो शक के आधार पर आपको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके हिरासत में डाल दिया गया। अब यहाँ पर हिरासत कैसे हुई? तो देखिए इसमें संदेह के आधार पर उठा लिया जाता है और 3 महीने तक आपको जेल में रखा जाएगा। यहाँ पर 3 महीने से अगर आप ज़्यादा रखते हैं तो सलाहकार बोर्ड से अनुमति लेनी होगी और सलाहकार बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। निवारक निरोध के तहत जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताने होंगे। हालांकि अगर उसमें सार्वजनिक हित का मामला आता है तो ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के विरुद्ध शीघ्र प्रतिवेदन का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया है निवारक निरोध के अंतर्गत। तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये है, दंडात्मक निरोध में क्या होता है कि कोई अपराध हो गया और अपराध होने के पश्चात आपको गिरफ्तार कर लिया। निवारक निरोध में क्या है कि अपराध नहीं हुआ लेकिन आपको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 महीने तक हिरासत में रख सकते हैं। लेकिन 3 महीने से ज़्यादा अगर पुलिस रखना चाहती है तो उसे सलाहकार बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ेगी। हालांकि निवारक निरोध का ये जो प्रावधान है ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो सरकारें होती हैं वो क्या करती हैं, अपने विरोधियों को दबाने के लिए इसका बहुत यूज़ करती हैं और कई बार ये चर्चा का विषय रहा है। तो हमने इस प्रकार स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ लिया, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक समझ लिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। शुक्रिया।